Hello everyone, welcome to EduMask. I hope you all will be doing great. So this is our 10th lecture of Management and Ethics. In this lecture, we will discuss the public service values and ethics in public administration. Here we will cover what is public administration, what is public service value, after that what are the status and problems in this, then ethical dilemmas, laws, rules, regulations, what are the ethical problems, all we will discuss in this. Clear? So before starting the video, I'll request you all to kindly share and subscribe our channel. For the PDF of the video, you can join our Telegram channel, that is EduMask 1008. So let's move to the topic. तो सबसे पहले आता है अब हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है, जिसमें लैटिन वर्ड जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मतलब होता है टू सर्व, टू हेल्प, टू कोऑपरेट। क्लियर? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया कि टू सर्व द पब्लिक, पब्लिक को सर्व करना, उसकी हेल्प करना, उसके साथ कोऑपरेट करना, ये होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये बेसिकली किसके साथ डील करता है? द फंक्शंस परफॉर्म बाय ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो फंक्शंस परफॉर्म करती है वो कौन करती है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी के जो फंक्शंस हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं उनके साथ जो डील करता है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील करता है। ओके, उसके बाद हम अब ब्यूरोक्रेसी वर्ड आया तो ब्यूरोक्रेसी को जान लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है जिसका ओरिजिन दो वर्ड से हुआ है। एक तो ब्यूरो, ब्यूरो मीन्स होता है डेस्क और ऑफिस, और क्रेसी मीन्स होता है रूल्स और गवर्नमेंट पावर। जिसका मतलब क्या हो गया कि जो ब्यूरोक्रेट होता है हमारा, या ब्यूरोक्रेसी जो होता है उसका मतलब होता है कि एक ऑफिशियल जो कि रूल्स को इम्प्लीमेंट करता है और उनको परफॉर्म करता है किसके लिए? ब्यूरोक्रेसी के फंक्शंस को मतलब करने के लिए, मतलब उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए। क्लियर? तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो दो फ्रेंच वर्ड से मिलकर बना है। ब्यूरो मीन्स होता है ऑफिस और डेस्क, क्रेसी मतलब होता है रूल्स और गवर्नमेंट पावर। तो किसी ऑफिस में जो गवर्नमेंट रूल्स या गवर्नमेंट पावर्स जो मतलब फॉलोअप होती है, जो रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। क्लियर? और तो फिर एक ब्यूरोक्रेट क्या हो गया? एक ऑफिशियल पर्सन हो गया जो कि इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करता है और परफॉर्म करता है जस्ट टू मतलब एग्जीक्यूट द फंक्शंस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इज अ व्यू, ये एक व्यू है एज ड्यूटी, जिसको ड्यूटी की तरह देखा जाता है फॉर डिटरमाइनिंग द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या करता है? गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं और प्रोग्राम है उनको डिटरमाइन करते हैं। इनका स्पेसिफिकली काम क्या होता है? ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, जितने भी गवर्नमेंट ऑपरेशंस हैं उनको ये सब क्या सबसे पहले प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हैं। क्योंकि मैनेजमेंट में ही हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, यही ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग। क्लियर? तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी यही ड्यूटी होती है कि वो जितनी भी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होते हैं उनको डिटरमाइन करती है। क्लियर? उसके बाद जो हमारे पब्लिक ऑफिसर्स हैं वो मतलब इन्वॉल्व होते हैं कि इसमें पब्लिक सेक्टर में कंट्रोलिंग सेंट्रलाइज स्टेट एंड लोकल इंटरवेंशंस, कि इन सारी चीज़ों को करने के बाद वो क्या करते हैं? पब्लिक की हेल्प कर रहे हैं। वो जितने भी पब्लिक प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको एग्जीक्यूट करने में, उनको डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, ड्यूटी होती है। क्लियर? अब आता है हमारा पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस क्या होता है? कवर्स कंप्लीट फ्रेमवर्क अंडर विच गवर्नमेंट वर्कर प्रोवाइड सर्विसेज। ये एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है जिसके अंदर जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। किस ऑब्जेक्टिव के साथ? कि जो हमारी पब्लिक है उसको मतलब एक तरीके से ईजीनेस रह सके, उनका अच्छा हो सके। अब जो वैल्यूज़ हैं जो एक पब्लिक सर्विस के अंदर आती हैं वो कौन कौन सी है? इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉन पार्शियलशिप, उसके बाद इम्पार्शियलिटी, एम्पैथी, कंपैशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सारी होती है पब्लिक सर्विस वैल्यूज़। अब इसमें इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया? ऑनेस्टी, फेयरनेस, मॉरलिटी शो करना। ऑनेस्टी आपको पता ही है। ऑब्जेक्टिविटी भी यही होता है कि किसी की तरफ फेयर रहना, मतलब ऑनेस्ट रहना, किसी के बारे में मतलब एक तरह से पार्शियलिटी ना शो करना, एकदम फेयर डिसीजन रहना। ऑब्जेक्टिविटी शो करना, ऑब्जेक्टिव रहना। नॉन पार्शियलशिप होता है, पर्टिकुलरली ये पॉलिटिकल टर्म्स में यूज़ किया जाता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बायाज ना रहना। इम्पार्शियलिटी की पार्शियल नहीं होना। एम्पैथी, किसी की फीलिंग्स को समझना। कंपैशन भी वही होता है कि किसी की सिंपैथाइज होना, किसी की फीलिंग्स को समझना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या होता है कि जब हमें
हमारे पास दो पर्पस होते हैं, मतलब मान लीजिए हमें अपनी लॉयल्टी शो करनी होती है दो चीज़ों की तरफ और हम उनकी तरफ इक्वली लॉयल हैं, तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है हमारे इंटरेस्ट में कि हमें किस तरफ हमें अपना मतलब एक तरह से अपनी जो लॉयल्टी है वो शो करनी है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो एक एम्प्लॉय है या फिर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो क्या है, वो अपने काम की तरफ भी बहुत लॉयल है और अपनी फैमिली को या अपने पर्सनल रिलेशंस को लेके भी बहुत लॉयल है। तो अगर एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसको दोनों टाइम पे लॉयल रहना पड़े, क्लियर, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो उसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि एक पर्सन को मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि उसका जो इंटरेस्ट है उसको, उसकी जो लॉयल्टी है उसको टेस्ट किया जा रहा हो, क्लियर। तो ये वैल्यूज होती है पब्लिक सर्विस वैल्यू। उसके बाद हमारे नेक्स्ट आती हैं, हाँ, तो पब्लिक सर्विस वैल्यूज में और क्या आता है, पेट्रियोटिज्म एंड अपहोल्डिंग नेशनल प्राइड। और ये भी एक मतलब एक तरीके से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो फॉलो अप करता है। पेट्रियोटिज्म मतलब अपनी कंट्री के लिए जो उसका प्यार है, और नेशनल प्राइड को फील करना। उसके बाद आता है हमारा एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ द नेशन। एलिजेंस का मतलब होता है कि लॉयलिटी जिसकी, कि भाई अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है या लॉ ऑफ नेशन है उसकी तरफ लॉयल रहना, क्लियर। उसके बाद है मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, मतलब वही एक तरह से लॉयल्टी, मोरालिटी, अपनी फेयरनेस को मेंटेन करके रखना। डिस्चार्ज ऑफिशियल ड्यूटीज विद कंपिटेंस एंड अकाउंटेबिलिटी विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। मतलब बिना डिस्क्रिमिनेशन के अपनी जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको मतलब एक तरह से एग्जीक्यूट करना, उनको प्रॉपरली फॉलो अप करना अपनी ड्यूटीज़ को इन अकॉर्डेंस विद द लॉ में रह के। इंश्योर इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्रोफेशनल ग्रोथ एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसका काम मैनेज करना भी है, प्रोफेशनल ग्रोथ करना भी है, अपनी जो पर्सनल उसकी भाई ग्रोथ है उसको भी आगे बढ़ाना है। उसके बाद लीडरशिप डेवलपमेंट, कि भाई वो एक लीडरशिप डेवलपमेंट भी करे, अपनी जो क्वालिटीज़ है उसको भी एनहेंस करे, जिससे कि वो अपनी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है उनको शो कर सके। अवॉइड मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन और इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग द पब्लिक मनी विद अटमोस्ट केयर एंड इकोनॉमी। मतलब जो उसकी ऑफिशियल पोजीशन है या इंफॉर्मेशन है उसका मिसयूज़ ना किया जाए, और जो पब्लिक मनी है उसको ढंग से प्रॉपरली इकोनॉमिकली यूज़ करना। पब्लिक सर्वेंट्स आर टू सर्व एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस एंड टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। और हमारे जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक के लिए, कि भाई जो पब्लिक है उसका अच्छा हो सके उसके लिए जो, और एक गुड गवर्नेंस जो होती है हमारे, उसके लिए जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक तरह से एक टूल की तरह काम करते हैं, कि वही हमारी गवर्नेंस है उसको अच्छा बनाते हैं। ओके, तो ये पब्लिक सर्विस वैल्यूज आती हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर कैसे काम करता है वो चीज़ें पता चलती हैं हमें से कि वो कैसे काम कर रहे हैं, क्लियर। अब आता है हमारा सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई उसकी एथिक्स की क्या इंपॉर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले हमारा पब्लिक रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ही एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाए सोसाइटी की डेवलपमेंट में बिना किसी करप्शन के, क्लियर। ये जो हमारे जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं जो मतलब इस चीज़ को करते हैं, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, ये इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली यूज़ करें, क्लियर। हमारी सोसाइटी के बेटर आउटकम के लिए या अच्छा हमारी सोसाइटी को बनाने के लिए जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो फेयर रहना चाहिए, किसी पर्सनल या प्राइवेट इंटरेस्ट की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से ही हमारी जो मतलब सोसाइटी है उसको हम बेटर कर सकते हैं। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है या जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसका जो काम होना चाहिए वो कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ होना चाहिए, जिससे कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव कर सके, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिक ट्रस्ट एंड अश्योरेंस। मतलब हमें हमारी जो पब्लिक है उसको इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, इनके मतलब इनके बेसिस पे जज ना करके उन्हें इक्वल ट्रीट करना चाहिए, जिससे कि भाई हम एक प्रॉपर जज मतलब जस्टिस और फेयर एडमिनिस्ट्रेशन को शो कर सकें, क्लियर। मतलब हमारी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसका ये काम होगा कि भाई वो जो हमारी पब्लिक है उसको इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, इसके बेसिस पे जज ना करके इक्वली ट्रीट करे, और उसको इक्वली मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं वो इक्वली प्रोवाइड करे, क्लियर।
नेक्स्ट है सोशल कैपिटल। जो सोशल कैपिटल होगी हमारी, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जस्टिस वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो क्या रखेगा, क्रेडिबिलिटी रखेगा, ट्रस्टवर्दीनेस रखेगा और अपने जो सिटीजन्स हैं उनका पार्टिसिपेशन रखेगा एडमिनिस्ट्रेशन में। जो ट्रस्ट है, जो जनरेट होता है ट्रस्ट, उससे क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ईजियर और सिनर्जेटिक होता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कर्ब करप्शन, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड ब्रेक द अनहोली नेक्सस। मतलब हम अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करके और जो जो कनेक्शंस हैं जो कि अच्छी नहीं है उनको क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और एंटी सोशल एलिमेंट्स के बीच में उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं और उसको तोड़ा जा सकता है। क्लियर। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनका जो रिलेशन है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उसको एक तरीके से फाइंड करके कि क्या कनेक्शन है, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करके और उनको ख़त्म करना चाहिए। क्लियर। कि वो जो अपना काम करने की एफिशिएंसी है एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको इम्प्रूव करें और ये जो कनेक्शंस हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ उनको हटाएं। क्लियर। उसके बाद है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बिकम रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पब्लिक। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, नीड्स के लिए और एस्पिरेशन के लिए पब्लिक की। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि क्रिएटिंग अ सेपरेट पब्लिक मार्केट फॉर रोड साइड वेंडर्स बिफोर द इवैक्यूएशन इन वेस्ट बंगाल। वेंडर्स को, रोड साइड जो वेंडर्स हैं उनको हटाने से पहले ही एक सेपरेट मार्केट उनके लिए बनाना, ये एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को दिखाता है। क्लियर। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ था कि पब्लिक वेंडर्स को हटाने से पहले, जो रोड साइड वेंडर्स हैं उनको हटाने से पहले एक पब्लिक मार्केट जनरेट कर दिया गया, एक अलग से मार्केट क्रिएट कर दिया गया उनके लिए, जिससे कि वो वहाँ पे अपना मतलब जो काम है, बिजनेस है, उसको फॉलो अप कर सकें। क्लियर। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्सिवनेस को शो करते हैं। ऐसा भी हो सकता था कि भाई वो हटा दिए जाए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कुछ अपने जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। क्लियर। तो ये जो है ये एक रिस्पॉन्सिबनेस को शो कर रहा है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग रैपर इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड इकोनॉमी। मतलब इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमी के बीच में हमारा जो एक हेल्दी रिलेशन बनाने में भी एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करता है। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स इन पब्लिक सर्विस वैल्यूज। पब्लिक सर्विस वैल्यूज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका क्या स्टेटस है फिलहाल। जो प्रेजेंट डे सिविल सर्विसेज हैं वो फेस करियर एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सर्विस वैल्यूज। जो सर्विस वैल्यूज प्रोवाइड होनी चाहिए वो प्रोवाइड नहीं हो पा रही। ये जो रेलेवेंस है इन वैल्यूज़ का वो यूनिवर्सली और टाइम टेस्टेड है। मतलब ये चीज़ें यूनिवर्सल हैं और इनको टेस्ट किया जा सकता है, जा चुका है टाइम के साथ। तो हम देख लेते हैं हमारी अभी जो अंडरलाइन प्रॉब्लम्स हैं और जो स्टेटस है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले है मशीनाइज्ड लाइफ। जो मैन है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो आफ्टर द क्लॉक रन कर रहा है। मतलब क्या है कि वो भागे जा रहा है टाइम के साथ साथ, उसकी लाइफ एकदम मैकेनिकल और मटेरियलिस्टिक हो गई है कि भाई वो मतलब सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही बिलीव कर रहा है और बस काम करे जा रहा है करे जा रहा है। वो खुद के लिए उसके पास टाइम नहीं है, खुद की सेल्फ ग्रोथ के लिए, खुद को एंथुसियाज्म देने के लिए उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए टाइम नहीं है। एट द एंड ही इज़ अनेबल टू रिकॉग्नाइज, वो यही रिकॉग्नाइज करना भूल गया है भागने के चक्कर में, अपनी लाइफ को मतलब अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के चक्कर में यही भूल गया है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो इसको हटाने के लिए या इस लाइफ को चेंज करने के लिए हमें अवेयरनेस कैंप्स चलाने चाहिए, मिड करियर ट्रेनिंग सेशंस देने चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज देनी चाहिए, जिससे कि जो हमारी सोसाइटी का जो वीकर सेक्शन है या जो लोग बस काम 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 के पीछे भाग रहे हैं, उनको अपने अंदर इन वैल्यूज़ को इनकलकेट करने का एक प्लेटफॉर्म मिल सके, उन्हें एक ज़रिया मिल सके। क्लियर। तो जो हमारी ये मशीन वाली लाइफ हो गई है, मटेरियलिस्टिक लाइफ हो गई है, उसको हटाने के लिए हमें अवेयरनेस कैंप्स चलाने चाहिए, मिड करियर ट्रेनिंग सेशंस देने चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हमें गुड और बैड के बीच में फ़र्क करना सिखाएंगी और हमें रिकॉग्नाइज कराएंगी कि भाई हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्लियर। तो ये है पहला जो प्रॉब्लम है वो, और उसका सोल्यूशन क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा नेचर ऑफ सिलेक्शन। यूपीएससी जो कंडक्ट करती है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हर साल, वो सेलेक्ट करती है एलिजिबल कैंडिडेट्स को जो कि सिविल सर्विसेज के लिए। इन दिस सिलेक्शन प्रोसेस एस्पिरेंट्स रनिंग आफ्टर द बुक्स, मतलब जो इस जो क्राइटेरिया में जो यूपीएससी कंडक्ट करती है सिविल सर्विसेज, उसमें बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, हमें भी पता है इतने सारे पेपर्स होते हैं। उसके लिए जो यूपीएससी वाला एस्पिरेंट होता है वो एक तरह से सोशल तो रहती ही नहीं है उसकी लाइफ, वो बहुत आइसोलेटेड होकर पढ़ाई करता है, वो बुक्स के पीछे पीछे भागता रहता है। उसका जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है
कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस को नहीं समझ पाता कि क्या हो रहा है। कि जैसे कि अब एग्जांपल है कि अगर कोई बंदा एथिकल के एग्जाम जो एथिक्स का पेपर है उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एथिकली भी अच्छा ही होगा। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो नॉलेज है वो बुकिश हो गई है, हम रियल लाइफ सिचुएशंस को नहीं देख रहे हैं, हमें ये नहीं पता उसकी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या हैं, वो उस पर कोई फोकस ही नहीं किया जा रहा। सिर्फ बुक्स की पढ़ाई से ही हम एक तरह से एक एस्पिरेंट को जनरेट करें, एक एस्पिरेंट मिल रहा है हमें, एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर है वो मिल रहा है हमें। तो नेचर ऑफ सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कहीं ना किसी हद तक चेंज होना चाहिए, उसकी वजह से भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेनिंग। हमारा जो ट्रेनिंग एटीट्यूड है, मतलब जो सेलेक्ट करने का ट्रेनिंग्स को, जो कि जब एस्पिरेंट क्लियर कर लेता है एग्ज़ाम को, सिविल सर्विस एग्ज़ाम को, उसके बाद ट्रेनिंग जो प्रोवाइड की जाती है वो भी एक तरीके से वही फॉलो अप होती जा रही है नॉर्मल ट्रेनिंग, जिसमें हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम ये सीखना हाउ टू राइड अ हॉर्स को कैसे राइड किया जाता है। तो ये जो ट्रेनिंग है आज के टाइम में, इसको थोड़ा एनहेंस करना चाहिए, इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। प्रेजेंट डे सिचुएशन के हिसाब से ही हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे कि हमें ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स के बारे में बताना चाहिए, टू मीट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेसेस लाइक IoT, AI, 5G, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हमारी जो अब की टेक्नोलॉजी प्रोसेस में है, जो प्रोग्रेस कर रही है, उसके बारे में पता होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिखाना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है बहुत बड़ा फैक्टर है आज के टाइम में, एनवायरमेंटल चेंज, वो सिखाना चाहिए। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम में वाइटल टॉपिक है, जो कि बहुत कमी आ रही है लोगों में, उसके बारे में बताना। तो जो हमारा टाइम एट प्रेजेंट जो हमें चीज़ें चल रही हैं, जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसके लिए हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिसके लिए हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन को एनहेंस करना चाहिए, कि उन्हें नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की, कि हम लैक ना कर जाएं और मतलब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए, हम अपने जो नॉर्मल एक पर्सन के अंदर एक ह्यूमन राइट्स को या ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को ही ना डाल पाएँ, हम उनके अंदर वो सारी स्किल्स ही ना डाल पाएँ जिनकी आज के टाइम में ज़रूरत है। तो वो ट्रेनिंग वेस्ट है एक तरह से, क्लियर। तो ट्रेनिंग को भी एनहेंस करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, उसमें चेंजेस लाने चाहिए, मतलब रिप्लेस करनी चाहिए बहुत सारी चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिसमें हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, उनकी जगह हमें एक मतलब जो एफिशिएंट चीज़ें हैं उनको डालना चाहिए, क्लियर। उसके बाद आता है हमारा फिटनेस बार। फिटनेस बार क्या है? एज करियर प्रोग्रेसिंग देयर इज नो परफॉर्मेंस अप्रेजल टू मेजर सिविल सर्वेंट्स इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। करियर की जो प्रोग्रेस होती है उसमें कोई भी परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं होता, किसके लिए? सिविल सर्वेंट्स की इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी को चेक करने के लिए, क्लियर। अकॉर्डिंग टू सेकेंड ARC रिपोर्ट, सिविल सर्वेंट शुड बी रिव्यूड फॉर एवरी 14 ईयर्स वेदर दे आर सुटेबल टू द प्रेजेंट डे एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंजेस। जो सेकेंड ARC रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि सिविल सर्वेंट को हर 14 साल में चेक किया जाए या रिव्यू किया जाता है कि वो सूटेबल है प्रेजेंट डे एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंज के लिए या नहीं, क्लियर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ARC रिपोर्ट क्या होती है। ARC रिपोर्ट होती है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन। ये कमेटी है जो सेटअप की गई है गवर्नमेंट के थ्रू, कि जिससे कि वो चेक कर पाए कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो लोग हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए वो चेक करते हैं हर 14 ईयर्स में कि भाई सिविल सर्वेंट की जो एक तरह से जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, ओके। अब आता है हमारा एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा एक ऐसी स्टेट है जिसमें कि हमें दो मॉरली वैलिड डिसीजंस के बीच में चॉइस करनी पड़े, कि भाई दोनों चीज़ें मॉरली ठीक हैं, मॉरली करेक्ट हैं, एथिकली करेक्ट हैं, ठीक है। उन दोनों चीज़ों के बीच में जब हमें चॉइस करनी पड़ जाती है कि कौन सी ठीक है कौन सी गलत है, वो आता है एथिकल डिलेमा में, ओके। तो एथिकल डिलेमा के अंदर हम ये भी देखते हैं कि हमें किस टाइम पे डिसीजन लेना चाहिए और किस कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं ये एथिकल डिलेमा के अंदर कंसिडर की जाती हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एथिकल डिलेमा क्या होता है। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहला आता है पर्सनल कॉस्ट एथिकल डिलेमा। कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें कि हमें जो हमारा एथिकल कंडक्ट है उसको करने के चक्कर में हमारी जो पर्सनल कॉस्ट है वो मतलब एक तरह से डालनी पड़ती है, इंक्लूड करनी पड़ जाती है। तो उसमें जो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है डिसीजन मेकर के लिए, कि वो अगर उसको करे तो उसकी पर्सनल कॉस्ट उसमें जा रही है, इन्वॉल्व हो रही है, और अगर नहीं करता है तो वो एथिकल कंडक्ट जो है उसका वो कहीं ना कहीं रह जाता है, उससे वो लैग कर जाता है। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाना जिसमें एथिकल कंडक्ट को फुलफिल करने के लिए पर्सनल कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसमें भी क्या होता है, डिलेमा क्रिएट होती है कि डिसीजन मेकर के आगे कि भाई वो क्या करे क्या ना करे, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है राइट वर्सेस राइट एथिकल डिलेमा।
ऐसी दो सिचुएशंस मतलब क्रिएट हो जाएं जिसमें कि दोनों चीज़ें मॉरली करेक्ट हैं, उनके अंदर मॉरली जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में बिल्कुल एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो, कि कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा हो, कि दोनों की दोनों चीज़ें सही हैं। तो अब ये डिसीजन मेकर के सामने ये सिचुएशन आ जाती है कि किसको चूज करे। तो ये भी एक एथिकल डिलेमा में आता है। उसके बाद आता है कंजॉइंट एथिकल डिलेमा। इट डेवलप्स व्हेन अ केयरफुल डिसीजन मेकर इज एक्सपोज्ड to the amalgamation of the indicated ethical dilemmas in searching for the right thing to do। कई बार बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाला जो पर्सन है, केयरफुल डिसीजन मेकर है, वो भी ऐसे कॉम्बिनेशन में या ऐसे कनेक्शन में फंस जाता है जिसमें कि उसको ये समझ में नहीं आता, उस डिलेमा में होता है वो कि कौन सी चीज़ सही है, राइट थिंग टू डू कौन सी चीज़ है, कि भाई हमें कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, उस चीज़ को फ़र्क करना पड़ता है। जबकि हमें ये पता है कि दोनों चीज़ें एथिकली सही हैं, और एक केयरफुल जो डिसीजन मेकर है वो इस चीज़ में अगर फंसता है तो क्लियर। तो ये हमारे आते हैं एथिकल डिलेमास के टाइप। नेक्स्ट हमारा आता है सिचुएशंस जिसमें हमें मतलब एथिकल डिलेमा जो है वो अराइज होती है। तो ये सारी जो सिचुएशंस है, सीक्रेसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारी जो एक तरह से लॉयल्टी जो होती है उसको चेक किया जाना, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। उसके बाद ड्यूटी वर्सेस पर्सनल रिलेशनशिप। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे सुपीरियर ऑर्डर्स, रूल्स, लॉ वर्सेस कंसाइंस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन वर्सेस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, और लास्ट हमारा बिजनेस वर्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं कि हमें किन सिचुएशंस में कैसे हमें एथिकल डिलेमा होती है, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सीक्रेसी रखनी चाहिए या ट्रांसपेरेंसी शो करनी चाहिए। तो ये सिचुएशन है जो कि एथिकल डिलेमास क्रिएट करती हैं। इनको हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है सीक्रेसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी। तो सबसे पहले एथिकली करेक्ट कैसे है किसी चीज़ को सीक्रेट रखना। सबसे पहली चीज़ आती है हमारी जो इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी और मतलब उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ अगर डील कर रही है तो उसको हमें सीक्रेट रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारी जो नेशनल इंटीग्रिटी और सोवर्जिनिटी है वो कहीं ना कहीं हिट होती है उसकी वजह से। क्लियर। तो इन चीज़ों को, जो इन्फॉर्मेशन होती है जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होती है, उसको हमें सीक्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बजट जो प्रिपरेशन होता है हमारा, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सीक्रेट रखना जब तक कि वो ऑफिशियली पार्लियामेंट में प्रेजेंट ना किया जाए। ठीक है। तो बजट जो है उसको भी प्रिपेयर करना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टेंडर और बिडिंग और ऑक्शन। कोई भी ऑक्शन हो रहा है, कोई भी टेंडर मतलब एक तरह से छूट रहा है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन को जब तक वो ना हो जाए, रिवील ना हो जाए, तब तक के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट ही रखना। डिफेंस रिलेटेड जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उनको सीक्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें एथिकली करेक्ट भी हैं अगर हम इनको सीक्रेट रखते हैं। उसके बाद हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कहाँ कहाँ मेंटेन होनी चाहिए, कि हम अगर कहीं किसी डिपार्टमेंट में किसी स्कीम के लिए अगर हम फंड एलोकेशन कर रहे हैं तो वो किस तरीके से खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके लिए प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हम हाइड कर रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज एंड सब्सिडीज। बेनिफिशरीज जो है गवर्नमेंट सर्विस और सब्सिडीज़ के लिए, उनकी जो लिस्ट है वो ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए, वो ऐसे हाइड करके नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फंडिंग टू सोशल एक्टिविटीज़। जो सोशल एक्टिविटीज़ के लिए हम इंटरनेशनल फंडिंग कर रहे हैं उसकी जो मतलब एक तरह से जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंटल वर्क इन अ लोकेलिटी। किसी लोकेलिटी में कहीं किसी जगह पे जो डेवलपमेंट का जो काम चल रहा है उसका जो स्टेटस है वो एकदम ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, एकदम ओपनली रखना चाहिए। उसको एकदम ऐसे नहीं है कि हाइड करके या सीक्रेट करके रखें उसके डेवलपमेंट वर्क को, कि भाई वो कब होगा कैसे होगा, वो चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहनी चाहिए। क्लियर। तो ये चीज़ें हैं कि हमें कौन सी चीज़ों को सीक्रेट रखना चाहिए, कौन सी चीज़ों के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, जो कि हमें ये भी बता सकती है कि ये इसमें हमें एथिकल डिलेमा मतलब कहीं ना कहीं भी जनरेट नहीं होगी, ये चीज़ें एथिकली करेक्ट है। ओके। तो ये था सीक्रेसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट आता है ड्यूटीज़ वर्सेस पर्सनल रिलेशनशिप। तो ड्यूटीज़ के अंदर क्या आएगा कि जिससे हमारा जो एथिकली हम करेक्ट मानते हैं, सबसे पहले है नेशन गोल्स एंड प्रायोरिटीज़ फर्स्ट एंड पर्सनल रिलेशनशिप आर ओनली टू बी नेक्स्ट इन लाइन। पहले हमें जो नेशन के गोल्स हैं, हमारे नेशनल गोल्स और प्रायोरिटीज़ हैं, उनको हमें पहले फुलफिल करना है, उसकी ड्यूटी हमें पूरी करनी है पहले। हमारा जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो बाद में आता है। नेक्स्ट है ड्यूटी में नो नेपोटिज्म इन ऑफिशियल ड्यूटी एंड इन सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर्स इन रिक्रूटमेंट। मतलब नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, कि भाईचारा नहीं निभाना चाहिए, कि हम अगर किसी को रिक्रूट कर रहे हैं इस ऑफिसर को, उसकी सिलेक्शन प्रोसेस में कोई नेपोटिज्म शो नहीं होना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, ये एथिकली करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑफिशियल्स यूज सोशल मीडिया ओनली टू एंगेज विद पब्लिक देन सेल्फ
promotion. Too much active in social media diverts attention from his official duties. तो हमें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करना चाहिए, ये बस उसका जो अटेंशन है अपनी ऑफिशियल ड्यूटी की तरफ उससे उसको डाइवर्ट करता है। तो हमारा जो सोशल मीडिया है उसको एंगेज होने के लिए सिर्फ हमें पब्लिक प्रमोशन के लिए ही उसको यूज़ करना चाहिए कि भाई पब्लिक को किस तरीके से हम पब्लिक को हेल्प कर आ रहे हैं सोशल मीडिया से, बस उतना ही उसका काम होता है। नेक्स्ट है हमारा जो पर्सनल रिलेशनशिप है, उसमें क्या दिक्कत है कि भाई जो एथिकली हमारे लिए जो करेक्ट माना जाता है उसके बियॉन्ड अगर हम कुछ करते हैं तो उसमें हमारा डिलेमा क्रिएट होता है। तो पहला है फैमिली मेम्बर जो हैं उनको कोई भी जो गवर्नमेंट असेट है उसको यूज़ करने की पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो ठीक नहीं होता, वो एथिकली गलत है। मतलब कि हम अगर कोई गवर्नमेंट व्हीकल हमें प्रोवाइड किया गया है उसको अगर हम पर्सनल ट्रिप पे लेके जा रहे हैं तो वो एक तरह से एथिकली गलत है। फिर है ट्रीट टू फैमिली मेम्बर फ्रॉम गून्स व्हाइल केयरिंग Next is treat two family members from goons while carrying his or her official duties in honest way. नेक्स्ट हमारा आता है कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन जो है वो भी एक ड्यूटी की तरह ही आता है। तो हमारा ये एक हमारा राइट है या एक हमारी ड्यूटी है कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी हम रिस्पेक्ट करें, उनको हम प्रोटेक्ट करें और अपनी जो ड्यूटी है उसको ऑनेस्ट वे में ही फुलफिल करें। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमारी जो सिविल सर्विसेज में हम एंटर करते हैं जब ऑफिशियल, तो वहाँ पे ओथ दिलाई जाती है कि हम अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ हैं और ड्यूटीज़ हैं उनको पहले रखेंगे, उनको फॉलो अप करेंगे। फैमिली जो है वो उनकी जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको समझेगी और उनको इस परफॉर्मेंस में या इस जो हमारी जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। क्लियर? तो ये है पर्सनल रिलेशनशिप वर्सेस ड्यूटी, कि ड्यूटी को कैसे एथिकली करेक्ट माना जा रहा है और पर्सनल रिलेशनशिप को कैसे। क्लियर? तो ड्यूटी पहले आती है देन दैट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप। अब आता है हमारा रूल्स और लॉज वर्सेस कंसाइंस। तो रूल्स और रेगुलेशन और लॉ जो है वो सोशल जो हमारी डेवलपमेंट है, सोसाइटल जो डेवलपमेंट है उसको अचीव करने के लिए होता है, बट नॉट द एंड्स। क्लियर? एंड्स को डेवलप करने के लिए नहीं, अपनी चीज़ों को डेवलप करने के लिए नहीं, सोसाइटी की जो चीज़ें हैं उनको डेवलप करने के लिए रूल्स रेगुलेशंस और लॉ होते हैं। If there should be any relaxation in rules, superior permission to be sought and convince them for approval. अगर कोई भी रिलैक्सेशन चाहिए किसी भी रूल्स या लॉ में तो हमें सुपीरियर जो होते हैं हमारे, वो जो हमसे हायर अथॉरिटीज़ हैं उनका जो अप्रूवल है वो लेने के लिए हमें उन्हें कन्विंस करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर कोई भी सुपीरियर या मिनिस्टर या कोई भी ऑफिशियल पर्सन जो है वो अपने फेवर में किसी चीज़ के लिए आपको प्रेशराइज करता है तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो जो भी चाहते हैं उसको रिटर्न में दें, ना कि वो ऑरली उनसे उस चीज़ के लिए पूछें। क्लियर? ये आता है रूल और लॉ में। कंसाइंस क्या होता है? एक्शन शुड बी रैशनल एंड कंपैशनेट टुवर्ड वीकर सेक्शन। मतलब हमारी जो कंसाइंस है वो ये कहती है कि जो वीकर सेक्शन की तरफ हमारा जो काम है वो रैशनल और कंपैशनेट होना चाहिए। एनी एक्शन which is not in line with our conscience to be considered as unethical, so listen to your conscience before taking any decision. अगर आपको लगता है आपकी conscience कह रही है कि ये चीज़ ethically correct नहीं है, unethical है, तो आपको अपने conscience की सुननी चाहिए और उसी हिसाब से decision लेना चाहिए। अगर कोई अर्जेंसी है कि किसी चीज़ के अकॉर्डिंग काम करना है, तुम्हारी जो कंसाइंस है वो एक सिचुएशन में ऐसे फंस गई कि कम्युनल क्लैशेस हो रहे हैं, एक डिटेल भेज दिया हायर अथॉरिटी को इन सपोर्ट ऑफ योर डिसीजन, तो उस जो सिचुएशन है उसमें हमें अपनी कंसाइंस की सुननी चाहिए। क्लियर? अब आता है हमारा नॉन डिस्क्रिमिनेशन और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन में रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड शुड बी इम्पार्शियल एंड नॉन पार्शियल। मतलब क्या होता है कि हमारा जो लॉ कहता है कि हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, हमें किसी के साथ इम्पार्शियल नहीं होना चाहिए, किसी की तरफ भी कोई ऐसी चीज़ शो नहीं करनी चाहिए कि हम पार्शियल शो हों। एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का ये काम होता है। शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड और बेस्ड ऑन सोली रिलीजन, कास्ट, जेंडर एक्सेट्रा। इन सब के बेसिस पे हमें किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। अब आता है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। हमें प्रमोट करना चाहिए कंपैशन और एम्पैथी, मतलब हमें उनकी तरफ एक तरह से सिंपैथाइज या पिटी फीलिंग शो करनी चाहिए। जो वीकर सेक्शन है हमारे, जो वल्नरेबल सेक्शन है, जिनको हेल्प की ज़रूरत है, तो उनकी तरफ हमें अपना जो मतलब अपनी जो गुडविल है वो शो करनी चाहिए, अपना मतलब अच्छा जो एक बिहेवियर है वो प्रमोट करना चाहिए उनकी तरफ। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कांट बी गिवन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। मतलब स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जो हैं उनको हमें कोई
प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। दे शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट बट नॉट ऑन रिजर्वेशन। उनको मेरिट के बेस पे वो चीज़ मिल सकती है लेकिन रिजर्वेशन के बेसिस पे वो चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कि वो सेक्टर्स है R&D, डिफेंस, सेक्रेटरी लेवल जो पोस्ट होती हैं वो, तो उनको स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जो हैं उनको कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। क्लियर। अब आता है बिजनेस वर्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो बिजनेस जो है वो एथिकल कैपिटलिज्म पे बेस होना चाहिए, ना कि क्रॉनी कैपिटलिज्म। मतलब कि भाईचारे पे नहीं कि भाई बेस्ट फ्रेंड है रिलेटिव है, उस बेसिस पे कैपिटलिज्म हो रहा है। क्लियर। उसके बाद दे कैन अर्न प्रॉफिट टू रन बिजनेस बट प्रॉफिट इज नॉट द ओनली मोटिव। मतलब हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं बिजनेस को चलाने, लेकिन प्रॉफिट ही एक अकेला मोटिव नहीं होना चाहिए हमारा। हमें एथिकल सेंस से भी सोचना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि हमें इनकरेज करना चाहिए कि विलेजेस को अडॉप्ट किया जाए अंडर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिससे कि उनका डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट रिड्यूसिंग इन ऑफिस एक्सपेंडिचर। अगर हम ऑफिस एक्सपेंडिचर में अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं तो उससे हमारी मनी है जो वो बचेगी और हमारे जो वो पैसा जो है हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में लगा सकते हैं। क्लियर। तो बिजनेस वर्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम ये हमारी ये एथिकल सेंस कहती है कि हमें एथिकली सोच के बिजनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो अप करना चाहिए। अब आता है हमारा एथिकल कंसर्न इन गवर्नमेंट। मतलब हमारी जो कंसर्न क्या है गवर्नमेंट को लेके, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंसर्न है वो, और क्या क्या डिलेमास जो है जो अराइज होती है, एथिकल डिलेमा जो अराइज होते हैं इन सब सिचुएशंस के बेसिस पे। तो पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं वो मतलब जब प्रोफेशनल बनने का या अपने काम को प्रोफेशनली करने का ट्राई करते हैं तो उनके सामने होता है कि उन्हें अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी है, लॉ के अंदर काम करना है, इम्पार्शियल रहना है, जो प्रोसेसेस हैं उनको पूरा करना है। ठीक है। एक अच्छा प्रोडक्टिव एक ग्राउंड प्रोवाइड करना है। ठीक है। तो इस सब में क्या होता है कि बहुत सारी एथिकल डिलेमास अराइज होती हैं। ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रेशन का मतलब है कि भाई हमें जब मतलब रूल्स और रेगुलेशंस में रह के अपना काम करना होता है, मतलब जो प्रिस्क्राइब हमारे प्रोसीजर्स होते हैं उनमें रह के हमें काम करना होता है, तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एक पब्लिक ऑफिशियल्स के पास जिसमें कि उसे डिस्क्रेशन का यूज़ करना पड़ता है। डिस्क्रेशन क्या होता है? डिस्क्रेशन का मतलब होता है कि अपनी जो बात है उसको इस तरीके से कहना कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे। ठीक है। तो एक तरह से अपने जो चीज़ों को उस तरीके से फॉलो अप करना है कि हम विद इन द मतलब कहते हैं ना अपनी जो लिमिट है उसमें रह के ही किसी बात को बोल पाए और मतलब इससे सामने वाले को भी बुरा ना लगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमें बहुत सारे ऐसे पाथ्स हैं हमारे पास जिसमें हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और उसमें से हमें एक पाथ को चूज़ करना पड़ता है। तो ये जो पाथ चूज़ किया जाता है ये किसके पर्सनल प्रेफरेंसेस के बेसिस पे चूज़ किया जाता है, पॉलिटिकल या फिर अलग जो भी कोई ऐसे मतलब जिसके इन्फ्लुएंस में आके हम ये डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम का एक कहते हैं एक सोर्स है कि हमें ये रीज़न है हमारे सामने कि भाई हमें इससे हमारी एथिकल डिलेमा कहीं ना कहीं अराइज होती है कि भाई हमारा जो एक एक्शन जो हमें करना है, एक जो पाथ चूज़ करना है किसी काम को करने के लिए, उसके लिए हमारी जो चॉइसेस हैं वो हमारे लिए एथिकल डिलेमा अराइज करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा करप्शन। करप्शन तो अपने आप में हमें पता है कि करप्शन जो है वो बहुत हद तक हमारे लिए एक बहुत ही एक हम कह सकते हैं वर्स्ट चीज़ है। तो ये अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है। करप्शन वर्ड ही अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है। इज द वर्स्ट थिंग। थर्ड आता है एडमिनिस्ट्रेटिव सीक्रेसी। सीक्रेसी कैन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कवर अनएथिकल कंडक्ट एंड प्रमोट करप्शन। क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ की सीक्रेसी रखते हैं जो कि एथिकली ठीक नहीं है तो वो क्या करते हैं अनएथिकल कंडक्ट्स को प्रमोट करती है और उससे क्या होता है हमारा करप्शन भी प्रमोट होता है। क्लियर। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में हम चीज़ों को हाइड करते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हाइड करके रखी जाती हैं जो कि हाइड करने के लिए लायबल नहीं है, वो उनको हाइड करना हमारे लिए एथिकली सही नहीं है, लेकिन अगर उन्हें हम हाइड करें तो अनएथिकल कंडक्ट होगा वो और उससे करप्शन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आता है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म क्या है कि भाई हम अपने रिलेटिव्स को अपने फ्रेंड्स को पब्लिक पोजीशंस पे हायर कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मेरिट प्रिंसिपल्स को इग्नोर कर रहे हैं, मेरिट प्रिंसिपल के बेसिस पे नहीं ले रहे हैं। तो वो नेपोटिज्म को शो करता है और दिस इज एथिकली रॉन्ग, दिस इज अनएथिकल। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन लीक। अगर हम किसी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को डेट से पहले लीक कर रहे हैं कि जो पब्लिक अनाउंसमेंट होने वाली है उससे पहले अगर हम किसी पब्लिक इंफॉर्मेशन को ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं तो ये बहुत ही अनएथिकल कंडक्ट है और ये करप्ट प्रैक्टिसेस में या फिर हम कह सकते हैं इम्प्रॉपर मॉनेटरी गेन्स में ही इंक्लूड किया जा सकता है। इससे क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो लीक करती है उसका जो एक तरह से
जो लीड होता है जहाँ पे वो पहुँचता है वो करप्ट प्रैक्टिसेस में काउंट किया जाता है, इससे इन प्रॉपर मॉनेटरी गेन्स होते हैं, तो ये दैट इज अनएथिकल। बाकी का जो कंसर्न है वो क्या है, अब्यूज ऑफ सिक लीव्स प्रिविलेजेस, क्या होता है लोग झूठ बना के कि अब भाई मेरी तबीयत खराब है सिक लीव्स लेते हैं, वो भी अनएथिकल आता है। एक्सटेंडेड टी ब्रेक्स, जितना टी ब्रेक है उससे ज़्यादा टी ब्रेक लेना। उसके बाद वायलेशन ऑफ ऑफिस रूल्स इन जनरल, ऑफिस रूल्स को जनरली वायलेट करना। तो ये सारे एथिकल कंसर्न्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जो कि हमें कंसिडर करे जाते हैं हमारे लिए। उसके बाद आता है हमारा एथिकल प्रिंसिपल्स दैट शुड बी फॉलोड इन पब्लिक ऑफिस। अब क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए, हमने कंसर्न देख लिया कि हमारे क्या क्या कंसर्न है, कि क्या क्या टॉपिक्स है जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि हमें क्या क्या एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करना चाहिए पब्लिक ऑफिस। सबसे पहले आता है लीगैलिटी एंड रैशनैलिटी, मतलब फंक्शन विद इन द लिमिट सेट बाय लॉज। अगर लॉ जो सेट किया गया है उसके लिमिट में, उस विद इन दैट लिमिट हमें अपने फंक्शन को परफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट आता है डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन रैशनैलिटी रेदर देन पर्सनल बिलीफ। अपने पर्सनल बिलीफ को छोड़ के हमें जो रैशनैलिटी जो सबके लिए सही है ऐसे डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी शो होनी चाहिए, क्यों, हमें रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, हमें अकाउंटेबल रहना चाहिए अपनी अपनी जो भी हमारा काम है उसको रेखी कि भाई हमें अपने काम को बिल्कुल अपना 100% एफिशिएंसी के साथ करना है। वर्क कमिटमेंट होनी चाहिए कि भाई जो काम जिस टाइम तक दिया गया है उस टाइम तक पूरा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एन एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी कमिटेड टू हिज ड्यूटीज। एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपनी ड्यूटीज से कमिट रहना चाहिए, उसको अपनी ड्यूटीज को 100% विलिंगनेस के साथ एफिशिएंसी के साथ फुलफिल करना चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्यूज़न ऑफ इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल गोल्स। इन सब का फ्यूज़न जो होता है वही हमारे लिए एक एथिकल प्रिंसिपल्स को सेटअप करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और सोशल गोल्स के बीच में फ्यूज़न होना चाहिए, मतलब इकट्ठे मिलकर काम करना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा यूटिलिटेरियनिज्म, जिसमें कि हमारी जो पॉलिसीज़ और डिसीजन मेकिंग है उसमें हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको यूटिलिटेरियनिज्म की जो प्रॉपर्टी है क्या है, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, कि भाई हमें ज़्यादा लोगों की सोच के ही चीज़ों को करना चाहिए कि जो ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करे, ऐसी चीज़ें कि ज़्यादा लोगों के लिए जो बेनिफिशियल हो वो एक्शंस लेने होने चाहिए, वो पॉलिसीज़ वो डिसीजंस मेकिंग होनी चाहिए, क्लियर। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है कि कोई भी डिमांड जो चैलेंजेस हैं हमारे बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के, उनको अच्छे से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि भाई कोई चैलेंज आ गया है, कोई डिमांड आ गई है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिव रहना चाहिए। कंपैशन टू वीकर एंड वनरेबल सेक्शन, उनके लिए सिंपैथाइज रहना चाहिए जो वीकर और वनरेबल सेक्शन है हमारे। नेशनल इंटरेस्ट, हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको कंसीडर करना चाहिए, उनके बारे में हमें रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहनी चाहिए, जिन चीज़ों के लिए ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखनी चाहिए उनके लिए ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ ओके टू बी सीक्रेट, बट अदरवाइज हमें अपना जो एक डिपार्टमेंट है उसमें ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखना चाहिए। इंश्योर इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी को, ट्रस्टवर्दीनेस को इंश्योर रखना चाहिए कि हम, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ऑनेस्ट रहें, ट्रस्टवर्दी रहें, क्लियर। तो these are the ethical principles that should be followed in public sector. नेक्स्ट आता है एथिकल कंसर्न इन प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन, कि अब हमारा जो एथिकल कंसर्न है वो प्राइवेट सेक्टर में कैसे है, कि हमने गवर्नमेंट सेक्टर में देख लिया, अब हमारा आता है कि हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो उसमें कैसे अपना एथिकल कंसर्न है उसको देखें और फिर चेक करें कि हमारी डिलेमास क्या क्या हैं और क्या हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसमें। तो सबसे पहला हमारा आता है एथिकल कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ के रिस्पेक्ट में हमारा एथिकल कंसर्न क्या होना चाहिए, वर्किंग फॉर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय कैन नॉट वर्क इन मोर देन वन प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब हमारा जो काम है वो मतलब एक एम्प्लॉय जो है उसे एक से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम नहीं करना चाहिए, मतलब साइमल्टेनियसली वो एक से ज़्यादा फर्म में काम नहीं कर सकता। फेलिंग टू मेंटेन द प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ द कंपनी, डू नॉट गिव कंपनीज डेटा टू अनदर कंपनी। मतलब क्या है कि हमें जो हमारा प्राइवेसी पॉलिसी है उसके अंदर जो है कंपनी का जो डेटा है उसको रिवील नहीं करना चाहिए, किसी और कंपनी को नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा ऑफेंसिव कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयज आर नॉट अलाउड टू यूज ऑफेंसिव लैंग्वेज। ऑफेंसिव लैंग्वेज अलाउ नहीं करनी चाहिए। इम्प्रॉपर यूसेज ऑफ मशीनरी फॉर पर्सनल यूज़ के लिए अब जो एक फर्म ने जो आपको मशीनरी प्रोवाइड करी है उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। एडवांटेज ऑफ ट्रैवल बेनिफिट, उसका एडवांटेज नहीं लेना चाहिए कि भाई हम ट्रैवल बेनिफिट्स को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर रहे हैं। टेकिंग एक्सेसिव लीव बियॉन्ड द अलाउड नंबर, जो हमें अलाउड है जितनी लीव उससे ज़्यादा अगर हम लीव्स ले रहे हैं दैट इज़ एथिकली रॉन्ग। ये हमारा एथिकल कंसर्न है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयज़ हमारे ये एथिकल कंसर्न है।
अब नेक्स्ट आता है हमारा एथिकल कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयर्स। तो मतलब सबसे पहले आता है फेवरेटिज्म। एम्प्लॉयर शुड नॉट फेवर अ पर्टिकुलर पर्सन। जो अथॉरिटीज़ हैं उनको एक पर्टिकुलर पर्सन को फेवर नहीं करना चाहिए, उसकी तरफ पार्शल नहीं होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द प्रमोशंस और बोनसेस, कि भाई हम एक पर्सन के लिए फेवरिज्म शो कर रहे हैं और उसको प्रमोशन और बोनसेस प्रोवाइड करें, तो फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। सेक्सुअल हैरेसमेंट, इस चीज़ का बहुत मतलब हायर कंसर्न रहना चाहिए अथॉरिटी के लिए। टर्मिनेटिंग एन एम्प्लॉय विदाउट एनी नोटिस, बिना नोटिस के, बिना प्रायर नोटिस के किसी को टर्मिनेट नहीं करना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय को, तो ये अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अननेसेसरी डिले इन पेइंग एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेच्युटी, तो अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के प्रोविडेंट फंड या उसकी जो सैलरी है उसको देने के लिए, तो ये एथिकल कंसर्न होते हैं एम्प्लॉयर और अथॉरिटीज़ के। उसके बाद आता है थर्ड, हमारा आता है टेकिंग क्रेडिट फॉर अदर्स वर्क। मतलब किसी पर्सन ने कोई काम किया, किसी ने टीम वर्क किया, किसी ने कोई मार्केट कैंपेनिंग करी, किसी ने नया प्रोडक्ट बनाया, किसी ने कोई सर्विस प्रोवाइड करी, तो जो पर्सन ग्रुप में ये है कि भाई उसने इक्वली अपना कंट्रीब्यूशन दिया है काम को करने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ही उस चीज़ के लिए प्रेज़ करें। उसमें जो सारे एम्प्लॉयज़ जिन्होंने भी काम किया है उनको इक्वली प्रेज़ करना चाहिए, इक्वली उनको उनके काम के लिए एक तरह से एनकरेज करना चाहिए। तो टीम जो मेंबर्स हैं उनको, उनके अंदर ये होना चाहिए कि जिसने जो स्पेसिफिक टास्क मतलब पूरा किया है उसके लिए उसको एनकरेजमेंट मिले, और मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर पर्सन को ही, मतलब भाई फेवरेटिज्म नहीं आना चाहिए, जिसने जो काम किया उसका क्रेडिट उसी को ही मिलना चाहिए, किसी और को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आता है फोर्थ, हैरेसिंग बिहेवियर। अब एम्प्लॉय जो है वो मतलब अगर एक पर्सन के साथ ऐसा हो रहा है कि भाई एक दूसरा पर्सन उसको मेंटली, सेक्सुअली, फिजिकली हैरेस कर रहा है, तो उसको मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि और दूसरे एम्प्लॉयज़ को पता है लेकिन वो उस चीज़ को अपने सुपीरियर को जो है उसको बताने से डर रहे हैं। उससे क्या होता है हमारा कि अनएथिकल कंडक्ट होता है। मतलब ये एक एक फर्म के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक तरह से ये हैंडबुक रखे, ये चीज़ बता के रखे कि अगर कोई भी कुछ भी रॉन्ग डूइंग देखता है, कुछ भी ऐसा मतलब टॉर्चर देखता है या हैरेसिंग बिहेवियर देखता है किसी भी अदर एम्प्लॉय के लिए भी, तो वो उस चीज़ के बारे में आके डिस्कस कर सकता है, बात कर सकता है। उससे उसकी जो जॉब है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि वो अपनी जॉब के लिए बहुत कंसर्न रहते हैं कि अगर मैं किसी की कंप्लेन करूंगा या मैंने वो बिहेवियर देखा है किसी एम्प्लॉय के साथ, अगर मैं उस चीज़ को बता दूंगा, नोटिफाई करा दूंगा मतलब हायर अथॉरिटीज़ को, तो मेरी जॉब चली जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के लिए मतलब ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, क्लैरिटी रहनी चाहिए कि ठीक है, कोई भी अगर अप्रोप्रिएट एक्शंस करता है, हैरेसिंग बिहेवियर करता है, तो उसकी रिपोर्ट के लिए उस पर्सन को पनिश नहीं किया जाएगा, उसकी जॉब नहीं जाएगी, जो भी इसके बारे में बताएगा। क्लियर। तो ये जो है ये हमारा एथिकल जो हमारा कंसर्न है उसके अंदर आता है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, की ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, डिस्क्लोजर रहना चाहिए, कोई भी चीज़ इसे हाइड करके नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को, उसकी जो एकदम कहते हैं ना, जिसकी जो उसकी कोर वैल्यू है, जो उसकी उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए 100% जो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, उससे बिलो उसकी क्वालिटी को प्रोवाइड कर रही है, तो ये भी अनएथिकल कंडक्ट माना जाता है सोसाइटी के अंदर। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ एथिकल डिलेमाज इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तो जो एथिकल डिलेमाज जो क्रिएट करते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, उसके सोर्सेज है। सबसे पहले आता है कंपनी रूल्स ओवर पर्सनल मॉरल्स। फॉर एग्जांपल, एक ऑनेस्ट जो पर्सन है वो डिलेमा फेस करता है किस तरीके की, कि एक ऐसी डिसऑनेस्ट कंपनी के साथ काम करना जो कि उसके लिए ठीक नहीं है, उसको पता भी है, लेकिन वो उसके अंदर एक डिलेमा आती है कि क्योंकि उसके अंदर क्या आएगा कि जॉब का जो एक फियर होता है वो आ जाएगा। तो वही है कि एक डिसऑनेस्ट कंपनी के साथ एक ऑनेस्ट पर्सन का काम करना एक डिलेमा की सिचुएशन क्रिएट करता है, कि कंपनी के जो रूल्स हैं उनको मान के अपने पर्सनल जो मॉरल्स हैं उनको हाइड करना भी एक तरीके से एथिकल डिलेमा क्रिएट करता है। क्लियर। मान लो कि एक कंपनी का कुछ रूल है, कुछ एक रेगुलेशन बना रखा है उसने कि ठीक है ये चीज़ फॉलो करनी है, लेकिन वो एथिकली ठीक नहीं है, लेकिन एक पर्सनल जो मॉरल है वो उसको दबा के, उसको सप्रेस करके कंपनी की चीज़ों को फॉलो करना, ये एक एथिकल डिलेमा क्रिएट करता है एक पर्सन के अंदर। पर्सनल जॉब सिक्योरिटी ओवर रॉन्ग डिसमिसल ऑफ कलीग्स। इसका मतलब है कि
जॉब सिक्योरिटी को ध्यान में रखना देन दैट ऑफ द रॉन्ग डिसमिसल ऑफ कॉलेज ऑफ कलीग, मतलब कि कोई कलीग जो है वो उसका गलत तरीके से उसको फायर कर दिया गया है, उसकी गलती नहीं है लेकिन फिर भी किया गया, लेकिन अपनी जॉब सिक्योरिटी को ध्यान में रख के कोई पर्सन उस चीज़ को बोले या ना बोले, वो एक एथिकल डिलेमा क्रिएट करता है। जैसे कि हम माने कि एक एम्प्लॉय को ये चीज़ पता है कि भाई जो उसका कॉलीग है उसने कोई गलती नहीं करी और उसको अपर जो मैनेजमेंट है उसने बिना मतलब के या बिना मिस्टेक के उसको बाहर निकाल दिया है, तो उस चीज़ के लिए ना बोलना या बोलना कि भाई मेरी जॉब कहीं ना कहीं चली ना जाए, तो ये जो सिनेरियो है ये एथिकल डिलेमा क्रिएट करता है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट है प्रोफेशनल ड्यूटी एंड पर्सनल लाइफ, कि आपको किसी का मतलब ऑनर मतलब जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखना पड़े किसी पेशेंट का, किसी क्लाइंट का, लेकिन आपको पता है कि इससे कॉन्ट्रोवर्सी और क्राइसिस जनरेट हो सकते हैं, मतलब क्रिएट हो सकते हैं, तो उस चीज़ के बीच में भी आपके पास डिलेमा आती है कि आप प्रोफेशनल ड्यूटी और पर्सनल लाइफ को क्या करें, कि मतलब एक तरीके से मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे, तो वो एथिकल डिलेमा क्रिएट करता है। नेक्स्ट है हमारा सोसाइटल डिलेमा। इसमें सोसाइटल डिलेमा क्या होता है कि आपको पता है कि किसी के साथ गलत हो रहा है लेकिन आप फिर भी चुप रह रहे हैं, जस्ट बिकॉज सोसाइटी जो प्रेशर है, सोसाइटी में जो इम्प्रेशन है, जो आपकी इमेज है उसको आप मतलब एक तरह से नॉर्मल रखने के लिए, उसको कंटिन्यूस रखने के लिए, कंसिस्टेंट रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप चुप रह रहे हैं, तो ये सोसाइटल डिलेमा होता है। क्लियर। तो ये डिलेमाज है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल्स टू बी यूज्ड इन सॉल्विंग डिलेमास। अब डिलेमास को सॉल्व करने के लिए जो हमें प्रिंसिपल्स फॉलो अप करने हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। किसी भी डिलेमा को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक पर्सन को ये हमेशा पता होना चाहिए कि उसको किस तरीके से एक्ट करना है, मतलब वन शुड ऑलवेज एक्ट ऑब्जेक्टिवली बेस्ड ऑन रैशनल थिंकिंग, मतलब उसको किस तरह से बिहेव करना है कि उसको अपनी रैशनल थिंकिंग रखनी है, मतलब कोई बायसनेस नहीं रखनी, एकदम क्लियर रखना है, उसको फैक्ट्स और फिगर्स को कंसीडर करना है और तब डिसीजन मेकिंग करनी है। क्लियर। नेक्स्ट आता है फॉलो रूल ऑफ लॉ। मतलब हमारा जो एक्ट है वो हमेशा हमारे जो रूल्स हैं जो लॉ के लिए बनाए गए हैं उनको फॉलो अप करना है, मतलब उसकी जो चॉइसेस होनी चाहिए किसी भी चीज़ को फॉलो करने की वो विद इन द लॉ आनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद आता है नेक्स्ट फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट। ऑलवेज फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट इन सच केसेस बिकॉज मेन एम ऑफ गिविंग एग्जॉस्टिव कोड ऑफ कंडक्ट आर टू रिजॉल्व दिस सिचुएशन। कोड ऑफ कंडक्ट हमने पढ़ा था कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, ऑलरेडी ऐसे कोड्स बना दिए जाते हैं, ऐसी चीज़ें बना दी जाती हैं जो इन सिचुएशंस को ही ध्यान में रखी जाती हैं, तो हमें कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो ऐसी ही सिचुएशंस को ध्यान में रख के बनाया गया है, ऐसी सिचुएशंस को रिजॉल्व करने के लिए ये सारे जो कोड्स हैं वो बनाए गए हैं। क्लियर। तो हमें कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए जब हमें कोई भी डिलेमा क्रिएट हो हमारे सामने। नेक्स्ट है सोसाइटल अबव पर्सनल इंटरेस्ट। जब हम डिलेमा को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें सोसाइटी और नेशन को ऊपर रखना चाहिए अपनी पर्सनल इंटरेस्ट से, कि भाई अगर हमें ये लग रहा है कि हमारे पर्सनल थिंकिंग ये है, ऐसी है कि भाई ये चीज़ गलत है या सही है, उसके बजाय अगर हम ये सोचें कि सोसाइटी और नेशन के लिए ये चीज़ किस हद तक अच्छी है या ठीक है, तो हमें सोसाइटी या फिर हमारे नेशन को ऊपर रखना चाहिए देन दैट ऑफ आवर पर्सनल इंटरेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा चूज द हायर वैल्यू अमंग कंपेटिंग वैल्यूज। मतलब जब भी डिलेमा की सिचुएशन क्रिएट हो जिसमें कि कंपेटिंग वैल्यूज इन्वॉल्व हो तो हमेशा हायर वैल्यूज को चूज करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है ओपननेस इज हायर वैल्यू फ्रॉम सीक्रेसी। क्या है कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा एक तरह से हायर वैल्यू रखती है देन दैट ऑफ कि हम किसी चीज़ को सीक्रेट रखें, अनलेस कि हमें वो चीज़ कॉन्फिडेंशियल नहीं रखनी है तब तक के लिए, मतलब अनलेस हमें वो चीज़ मतलब कॉन्फिडेंशियल रखनी है तब तक हमें सीक्रेसी नहीं रखनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आता है यूज गांधी तालिस्म। क्या है कि हमारे जो गांधी जी ने मतलब 10 ऐसे रूल्स और वो दिए हैं या तालिस्म दिए हैं, ऐसे 10 फैक्ट्स बताए हैं जिसमें कि उन्होंने बताया है जब भी कभी डिलेमा की सिचुएशन क्रिएट हो तो क्या करना चाहिए, कि मतलब उसमें उन्होंने ये बोला है कि अगर हमें कोई सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें हम डिलेमा में हैं कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ कैसे किसी के बेटरमेंट के लिए हेल्प करेगी, तो हमें गांधी की तालिस्म जो है उसको यूज़ करना चाहिए जब भी हम डिलेमा में हैं। यूज़ कंसाइंस बट कंसाइंस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट एंड ऑफन लीड अस इन द रॉन्ग वे। तो कई बार ऐसा होता है कि डिलेमा की सिचुएशन में अपनी कंसाइंस को यूज़ कर सकते हैं लेकिन कंसाइंस हमेशा सही नहीं होती। कंसाइंस जो है वो कई बार हमें गलत तरीके या अनएथिकल कंडक्ट्स में भी फंसा देती है। क्लियर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम फॉलो अप कर सकते हैं जब भी हम डिलेमा में हों। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द
role of the law, rules, regulation, conscience in the ethical guidance. We will discuss the ethical governance and the corporate governance. तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए. फॉर द PDF of the video, you can join our Telegram channel, that is EduMust 1008. Thank you so much. Stay safe.